हेलो एवरीवन। एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यह रिवीजन क्लास होने वाली है। यह वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था। अगर पूछा जाए इसकी घोषणा कब हुई थी कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा, तो इसकी घोषणा हुई थी आपका जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसमें यह घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और बात करते हैं ये लाहौर अधिवेशन 1929 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी का नाम ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। अगर पूछा जाए इसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को बंबई में इसकी पहली बैठक हुई थी। अगर पूछा पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी क्या थे? इसके पहले अध्यक्ष थे। अगर पूछा किसके समय में हुई थी, उस समय वायसराय कौन था? तो आपका लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1913 में। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो लाला हरदयाल। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना ने इसकी स्थापना की थी। दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना जो है इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। इसकी एक पत्रिका ध्यान रखिएगा, इसकी पत्रिका का नाम था गदर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पूछ रहा है यहाँ पे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर पूछे बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, ध्यान रखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो आपका लॉर्ड क्लाइव था। अब बात करें बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, तो आपका वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग्स जो है पहला क्या था, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अगर वायसराय पूछे, वायसराय कौन था पहला? तो लॉर्ड कैनिंग था। ये चारों पॉइंट ध्यान रखिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर में, इंपॉर्टेंट है ये। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। स्वामी विद्यानंद का नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। तो इसका गठन 1936 में हुआ था। किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष भी आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, पहले अध्यक्ष थे इसके। और बात करें सचिव कौन थे, तो एनजी रंगा। एनजी रंगा जो है इसके पहले सचिव थे। अच्छा, ये इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? पहली बैठक इसकी पटना में हुई थी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, स्थापना और पटना करो लखनऊ में, सॉरी लखनऊ, लखनऊ ध्यान रखिएगा। लखनऊ में इसकी पहली बैठक हुई थी, तो लखनऊ में। और उसके बाद करते हैं 1936 में अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। और सचिव कौन थे? तो एनजी रंगा थे। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? ये पूछा गया है।
बीपीएससी टीआरई 2 में 6 to 8 हिस्ट्री में पूछा गया प्रश्न था, इंपॉर्टेंट है ये। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? तो अवेंद्रनाथ टैगोर। अवेंद्र, रविंद्र नहीं है, ध्यान रखिएगा, अवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं तो इसकी घोषणा कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? मिनी हड़प्पा के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। अगर बात करते हैं लोथल किस नदी के किनारे है, तो ये भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है, और एक वर्तमान में कहाँ पे है? तो गुजरात राज्य में। यहाँ से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो बंदरगाह के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे। दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत कम समय में हम जो है बहुत सारे पॉइंट को कवर कर लेंगे। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने। सचिंद्र नाथ सन्याल इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट है आपका, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ये हुआ कब था ये आंदोलन? ये आपका 1929 में हुआ था। 1929 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसी समय खुदाई खिदमतगार आंदोलन चला था आपका। और बात करते हैं इसे किस नाम से जाना जाता है, और किस नाम से? इसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करते हैं, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। और इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, और बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है। ये सब इनके उपनाम थे, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इनकी पत्रिका ध्यान रखिए आप लोग, पख्तून इनकी पत्रिका थी, पख्तून जो है इनकी पत्रिका थी, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट है, भगवान महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? पूछा गया प्रश्न है, भगवान महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में है? तो आपका गोवा राज्य में। कहाँ पे है? तो गोवा राज्य में। महावीर स्वामी की बात कर लेते हैं, इनका नाम आया है तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हर एग्जाम में पूछा गया है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, और इस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 5 मार्च 1931 को यह हुआ था। अगला है, किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? पूछ रहा किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो आपका 1925 में जो कांग्रेस का कानपुर में अधिवेशन हुआ था, कानपुर में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सरोजनी नायडू ने, सरोजनी नायडू। और एक पहली भारतीय थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या किया था? अध्यक्षता किया था। अगर पूछा जाए प्रथम महिला पूछा जाए, भारतीय ना लगा वहां पे, सिर्फ प्रथम महिला पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट प्रथम महिला थी, और इन्होंने 1917 में जो आपका कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर, अगर सिर्फ प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट कलकत्ता 1917, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना जाता है, ठीक है, बिहार विभूति के नाम से। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये आपका एससीईआरटी में दिया है, तो ध्यान रखिएगा। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये आपका दार्जिलिंग में स्थित है, दार्जिलिंग में। अगला, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? हाथी प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1992 में हुई थी। और बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका गार्डविन ऑस्टिन यानी K2 है। K2 अगर ऑप्शन में ना हो तो कंचनजंगा अगर ऑप्शन हो तो आप लोग कंचनजंगा लगा दीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल में है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला है,
यारलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? बहुत बार बता चुका हूं। यारलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करें, कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। वहां इसे क्या कहा जाता है? यारलुंग सांगपो कहा जाता है, तिब्बत और चीन के क्षेत्र में से। उसके बाद करते हैं भारत जो है, भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। कहाँ पे है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। बात करें यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ इसे दिहांग कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नहीं कहा जाता, दिहांग। उसके बाद ये जब असम में प्रवेश करती है तो असम में से क्या कहा जाता है? असम में से ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, असम में। उसके बाद अगर बात करें जब ये बांग्लादेश में जाती है तो वहां इसे क्या कहा जाता है? तो जमुना कहा जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब की गई थी? पटना उच्च न्यायालय पूछा गया है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक लगाइए। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? तो आपका बेगूसराय में है, बेगूसराय में है। कांवर झील की बात करते हैं, यह कैसी झील है? तो ये आपका गोखुर झील है, या आक्सपो झील, या इसे चापाखार झील कहते हैं, चापाकार झील भी इसे कहते हैं। और एशिया की सबसे बड़ी क्या है? ये गोखुर झील है। किस जिले में है? तो बेगूसराय में। बेगूसराय में एक चीज और है, बरौनी, ध्यान रखिएगा, पूछा गया था बरौनी कहाँ पे है? तो बेगूसराय में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा टिहरी बांध। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। किस नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध पूछा गया था किस वाद पर है ये? तो संभववाद पर है ये, संभववाद पर आधारित है ये। ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता पार्टी आपका 6 to 8 हिस्ट्री में पूछा गया था, ये टीआरटी 2 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सब लोग स्वराज पार्टी लगा चले आए थे। स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ये क्या थे? स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक थे। इन्होंने इसकी स्थापना कब किया था? 1959 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, 1959 में। नेक्स्ट, लंदन में करजन वाली को किसने गोली मारकर हत्या की? करजन वाली की हत्या किसने किया था? तो मदन लाल ढींगरा ने किया था। कब किया था? 1 जुलाई 1909 को। मदन लाल ढींगरा का नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? बहुत बार बता चुका हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बिहार में पहला कांग्रेस का सत्र कहाँ पे हुआ था? तो आपका पटना में हुआ था। पटना के बांकीपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। बांकीपुर अगर ऑप्शन में हो तो बांकीपुर आप लगाइएगा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था ये? 1912 में हुआ था। 1912 में आपका पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। पूछा जाता है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आर्यन मधोलकर। आर्यन मधोलकर जो है क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पटना में आपका 3 अधिवेशन हुआ था। एक तो बिहार में 3 अधिवेशन हुआ था। एक तो आपका 1912 पटना में हो गया, दूसरा 1922 में आपका कहाँ पे हुआ था? गया में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद 1940 में हुआ था। इसके कहाँ पे हुआ था? रामगढ़ में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपका अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, तो आप तीनों ध्यान रखिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आपका बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है? बादामी गुफा ये आपका कर्नाटक में है, मालप्रभा नदी के किनारे है ये। ठीक है, अगला है, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बिहार विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान यह हुई थी। पूछा जाता है इसको जो है उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन तो महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिहार विद्यापीठ। ठीक। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पूछा गया है प्रश्न ये। रेशमी वस्त्रों का उत्पादन सर्वाधिक आपका भागलपुर में होता है। और भागलपुर को क्या कहा जाता है? इसे सिल्क सिटी कहा जाता है, सिल्क सिटी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? यहाँ पे बिहार में पूछ रहा। ठीक है, स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया था। अगर बात करें स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1923 में होती। किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। बिहार में इसकी स्थापना किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल के गठन किया था। अगर पूछा जाए बिहार में इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष बात हो रही है यहाँ पे, इसके अध्यक्ष कौन थे? नारायण प्रसाद। नारायण प्रसाद जो है इसके क्या थे? अध्यक्ष थे स्वराज दल के बिहार में।
और सचिव कौन थे? तो अब्दुल बारी क्या थे? इसके सचिव थे। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है ये। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो 6 अगस्त 1952 को यह गठित किया गया था। और पूछा जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो होता इसका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918 है लिंगानुपात। अगर पूछे जातिगत जातिगत जो आपका जनगणना हुआ है अभी, उसके अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 953 है, 953। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, 953। ठीक है नेक्स्ट है, पंजाब केसरी की उपाधि किसने दी थी? पंजाब केसरी किससे दी गई थी? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए बिहार केसरी के किसे कहा जाता है? कमेंट जरूर करिए आप लोग, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था? ये पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 2 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था? तो आपका जो 1924 में हुआ था बेलगांव में, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1924 बेलगांव। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था, गरम दल और नरम दल में। ठीक है, 1907 में हुआ था। अगर पूछा जाए किस अधिवेशन में, तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने, रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। सलीमुल्लाह खान और आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कराची में हुआ था, कराची में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है नेक्स्ट, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? महाराष्ट्र में गणपति उत्सव किसने शुरू किया था? तो आपका बाल गंगाधर तिलक ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। बात करते हैं गणपति महोत्सव की शुरुआत कब किया था? उन्होंने 1893 में किया था। उसके बाद एक महोत्सव और किया था इन्होंने शुरुआत 1895 में, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत इन्होंने किया था। और बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं, इनकी पत्रिका ध्यान रखिएगा मराठा और केसरी, मराठा और केसरी इनकी पत्रिका है। और इनकी पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा गीता रहस्य, गीता रहस्य इनकी क्या है? पुस्तक है। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बात करते हैं बंगाल विभाजन की, कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। किसके समय में? तो आपका लॉर्ड कर्जन ने किया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष का नाम ध्यान रखिएगा। अला बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन आपका 1905 में हुआ था। किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं इसके विरोध में कौन सा आंदोलन चला था? तो स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के विरोध में चला था। ठीक है, बंगाल विभाजन को अगर पूछा रद्द कब किया गया था? तो 1911 में जो आपको दिल्ली दरबार हुआ था उसमें इसको रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसकी पत्रिका? बीपीएससी टीआरई 1 या 2 में शायद पूछा था ये। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसकी पत्रिका है? तो एनी बेसेंट की, एनी बेसेंट की दोनों पत्रिका है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील आपका वुलर झील है। वुलर झील जो है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकटक झील आपका कहाँ पे है? तो ये आपका मणिपुर में, मणिपुर में। अला उमियम झील किस राज्य में है? तो उमियम झील आपका जो है कहाँ पे है? मेघालय में है। अला
भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी वूलर और किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में, अभी बताया था, जम्मू कश्मीर। अला 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? सभी को पता होगा। जो 1857 का विद्रोह हुआ था, कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये मेरठ से। मेरठ से 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल कौन था उस समय? तो आपका लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। अगला है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से कौन किया था? तो आपका नाना साहब। आप बताइए जगदीशपुर से किसने किया था? कमेंट बॉक्स में फटाक से लिख दीजिए। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? अभी बताया था, जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने किया था? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने इसकी स्थापना की थी, स्वराज पार्टी की। अगला है, स्थानांतरित कृषि को चेना किस किस देश में कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न तो यहाँ से बनेगा ही आपका। चेना किस देश में कहा जाता है इसे? तो श्रीलंका में चेना कहा जाता है। बात करें अगर हम, रे कहाँ कहा जाता है? तो रे आपका वियतनाम में कहा जाता है। वियतनाम में क्या कहता है? रे कहा जाता है। मिल्पा कहाँ कहा जाता है? तो मिल्पा मैक्सिको या मध्य अमेरिका में क्या कहता है? मिल्पा कहा जाता है। इतनी बार आपको बता चुका हूँ, आपको अभी ये रट जाना चाहिए। लद्दाख कहाँ कहा जाता है? ये लद्दाख पूछा गया था। मलेशिया और इंडोनेशिया में से क्या कहता है? मलेशिया और इंडोनेशिया में से लद्दाख कहा जाता है। रो का ध्यान रखिएगा, रो का कहाँ कहा जाता है? तो ये ब्राजील में कहा जाता है। ब्राजील में से रो का कहा जाता है। अब हम भारत की बात कर लेते हैं। भारत में से बेबर और दहिया, बेबर और दहिया कहाँ कहा जाता है? ये आपका मध्य प्रदेश में कहा जाता है, बेबर दहिया। कुमारी कहाँ कहा जाता है? कुमारी, तो ये आपका पश्चिमी घाट में कहा जाता है। पश्चिमी घाट में क्या कहा जाता है? कुमारी कहा जाता है इसे। बात करें अगर, पुडू कहाँ कहा जाता है? पुडू, पुडू ये आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों राज्य, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, पुडू कहा जाता है इसे। खिल कहाँ कहा जाता है? खिल, ये आपका हिमालय क्षेत्र में खिल कहा जाता है। कुरुआ कहाँ कहा जाता है? कुरुआ, कुरुआ ये झारखंड में कहा जाता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट ध्यान रखिए इसमें। नेक्स्ट है, स्वतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। ये पॉइंट ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट इसमें और ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? राष्ट्रगान यानी जनगण मन, इसके रचयिता कौन है? तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर है, रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी इन्होंने लिखा है। और इनकी पुस्तक है आपका गीतांजलि। गीतांजलि को 1913 में क्या मिला था? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इसी के लिए इन्हें प्रदान किया गया था। अगला है, राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार बताया हूं। कब गाया गया था? तो ये आपका 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपका विश्व नारायण धर, विश्व नारायण धर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए वंदे मातरम कब गाया गया था? तो 1896 में। 1896 में आपका कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था। और 1896 अध्यक्ष कौन थे? तो आपका रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह सयानी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रगीत के रचयिता आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसकी रचना किया था इन्होंने? आनंद मठ की। ठीक है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? अभी बताया था 1896 में कलकत्ता में, अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। हाला, इंडिया डिवाइडेड किसकी रचना है? इंडिया डिवाइडेड बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है इंडिया डिवाइडेड। और इनकी रचना ध्यान रखिएगा, बापू के कदमों में, बापू के कदमों में भी इनकी रचना है। इनकी आत्मकथा है, नाम ही इनका उसका क्या है? आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा नाम ही है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अला, पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पूछा गया प्रश्न है, ये उठा के देख लीजिएगा। पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। अला, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य से भी एक प्रश्न आपका बनेगा। और आदर्श वाक्य वाली मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो आपका सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते क्या है? आपका राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अगर पूछा जाए कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कई बार ये प्रश्न बना, तो ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय,
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सुखाय किसका है? तो ऑल इंडिया रेडियो का है, ऑल इंडिया रेडियो का है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। दूरदर्शन का पूछा जाए तो क्या है? तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम किसका है? तो आपका दूरदर्शन का है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा इससे। अगला है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो आपका सलीमुल्लाह अभी बताया था 1906 में, सलीमुल्लाह और आगा खान, ये आपका हो जाएगा 1906 में। अगला भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। अच्छा, भारतीय अशांति का दूत किसने कहा था इन्हें? तो इन्हें कहा था आपका वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था, वेलेंटाइन सिरोल ने इन्हें कहा था भारतीय शांति का दूत। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना कब हुई थी? अच्छा, कब स्थापना की थी? किसने किया था? तो बी.डी. सावरकर ने किया था। कब किया था? 1904 में किया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अभिनव भारत। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो आपका लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, ध्यान रखिएगा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और कौन? बिपिन चंद्र पाल। तो ये दोनों कभी नहीं बने। लाला लाजपत राय आप एक बार बने थे, 1920 में आपका जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे ये। ठीक है, नेक्स्ट है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां क्या थे? पहले इसके अध्यक्ष थे आगा खां। ये प्रथम अधिवेशन पूछा कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कराची में हुआ था, कराची में। ठीक है, दूसरा आपका 1908 में हुआ था। कहाँ पे? अमृतसर में हुआ था। अगर पूछा है कि नियमित रूप से मुस्लिम लीग ने अधिवेशन कब शुरू किया नियमित रूप से? तो 1925 में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अला गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा था? अभी बताया था गीता रहस्य, तो आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है गीता रहस्य। गीता रहस्य मराठा और केसरी इनकी पत्रिका है, ये भी ध्यान रखें, मराठा और केसरी। ठीक है, नेक्स्ट शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था? शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? ये आपका सेनोजोइक काल में हुआ था, सेनोजोइक काल में। नेक्स्ट है हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में। भारत का सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? अरावली श्रृंखला। अरावली श्रृंखला जो है सबसे प्राचीन है ये, और ये किसका उदाहरण है? ये अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन था? सबसे ऊंचा अरावली का है आपका गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है सबसे ऊंचा है अरावली का। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है। कई बार बताया हूं अनाईमुड़ी। कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? पूछा गया प्रश्न है। कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो आपका केरल में स्थित है। गिरनार पहाड़ियां कहाँ पे स्थित है? तो गिरनार पहाड़ी आपका ये कहाँ पे है? गुजरात में है। नेक्स्ट पूना समझौता कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूना समझौता कब हुआ था? तो आपका 24 सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ था। किसके बीच? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच यह समझौता हुआ था। दोस्तों इसमें आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी के 71 प्रश्न थे। अब हम विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक अम्ल का समान नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल का समान नाम क्या है? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। रासायनिक नाम, सभी विटामिन के रासायनिक नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका स्कर्वी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? मैं बहुत बार बता चुका हूं, विटामिन ए डी ई के, ये ध्यान रखिएगा। ए डी ई के ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। बाकी अगर पानी में पूछा जाए पानी में घुलनशील कौन होते हैं? तो आपका बी और सी, बी और सी जो है आपका क्या होते हैं? पानी में ये घुलनशील होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन फोलिक एसिड के रूप में जाना जाता है? फोलिक एसिड किसे कहा जाता है? तो आपका विटामिन B9, विटामिन बी का 9 का रासायनिक नाम है आपका फोलिक एसिड। नेक्स्ट है कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिन का संग्रह करता है? वसा में घुलनशील विटामिन का संग्रह कौन करता है? तो ये आपका यकृत करता है। और ये यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्फैग्नोमैनोमीटर का किसके लिए उपयोग किया जाता है? स्फैग्नोमैनोमीटर कई बार बता चुका हूं, तो ये आपका जो है रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर। अगला है पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को तो भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट, छिपकली कौन से अंग के द्वारा सांस लेती है? तो छिपकली आपका फेफड़े से सांस लेती है। किससे लेती है? फेफड़े से सांस लेती है। नेक्स्ट है, गाजर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है गाजर में, विटामिन ए। अगर बात करें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? और रेटिनॉल। रेटिनॉल आपका क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? पूछा गया प्रश्न है। मानव रक्त का पीएच आपका जो होता है 7.3 से 7.45 के बीच इसका क्या होता है? पीएच होता है। ध्यान रखिएगा, 7 होता है तो क्या होता है? उदासीन होता है। जो शुद्ध पानी होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, यानी उदासीन होता है। नमक क्या होता है आपका? ये भी आपका उदासीन होता है। बात करें अगर 7 से ज्यादा होता है, 7 प्लस होता है तो क्या होगा आपका? क्षारीय होगा। 7 माइनस होगा तो क्या होगा आपका? ये अम्लीय होगा। तो यानी ये जो ये रक्त है थोड़ा सा क्या हुआ आपका? क्षारीय हुआ। नेक्स्ट, मलेरिया किसके कारण होता है? तो आपका प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। आपका क्या होता है? मलेरिया होता है, प्रोटोजोआ से होता है। अगर हम बात करते हैं मलेरिया का वाहक मच्छर कौन सा होता है? वाहक मच्छर, तो मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज जो होता है इसका क्या होता है? वाहक मच्छर होता है। ठीक है। अगर यहीं डेंगू का पूछे तो डेंगू का ध्यान रखिएगा, मादा एडीज होता है। मादा एडीज, दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मादा एडीज और मादा एनाफ्लीज। ठीक है। मलेरिया की दवा कौन सी है? तो आपका कुनैन है। ठीक, कुनैन। नेक्स्ट है, कौन सा कीट रेशम उत्पन्न करते हैं? तो आपका बॉम्बिक्स मुराई। ठीक है, बॉम्बिक्स मुराई रेशम उत्पन्न करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए रेशम पालन को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोश का प्रकार है? प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा कौन सा? आपका लिम्फोसाइट। ये पूछा गया है। लिम्फोसाइट यानी WBC से कहा जाता है। ये आपका करता है, ये प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा है। ठीक है, WBC। नेक्स्ट है, जीवाणु कोशिका की कोशिका आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो ग्लाइकोकेलिक्स कहा जाता है। ठीक है, ग्लाइकोकेलिक्स। नेक्स्ट है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल होता है। लाल रक्त कणिका यानी RBC का पूछ रहा है, औसत जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। RBC की बात करते हैं, इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसी की वजह से क्या होता है? रक्त का रंग हमारा लाल होता है। अगला, मानव श्रवण का परास क्या होता है? पूछा गया प्रश्न है, BPSC TRE 2-1 दोनों में पूछा गया था ये। मानव कान का श्रवण परास कितना होता है? तो आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिए। एक है आपका 3 ध्वनि, एक तो श्रव्य हो गया, एक ध्यान रखिएगा अश्रव्य। अश्रव्य, इसका परास कितना होता है? तो इसका परास होता है आपका 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम जो ध्वनियां होती हैं अश्रव्य होती हैं। अश्रव्य आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज से आपका अधिक अधिक ध्वनि को क्या कहा जाता है? इसे पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि कहा जाता है, पराश्रव्य ध्वनि। नेक्स्ट, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आपका कंपन की आवृत्ति के द्वारा जो है तीक्ष्णता निर्धारित की जाती है। अगला है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन तो आपका किस पर सिद्धांत किस पर काम करता है? तो ये अपकेंद्रण पर काम करता है। हरे पौधे सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे पौधे सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं? तो कई बार बताया हूं, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। रासायनिक। अगला है, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? एसिटिक अम्ल ये आपका सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है। ठीक है, दूध में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, दांत का क्षय होने के लिए मुंह का पीएच मान कितना होना चाहिए? दांत का क्षय होने के लिए मुंह का पीएच कितना होना चाहिए? तो आपका 5.5 से कम होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करता है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है CO2। अगला है, क्लोरोफिल में उपस्थित धातु है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो मैग्नीशियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम। अला, हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूव है? ये आपका कार्बन के अप्रूव है। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट दोनों। अला है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है किसका सिद्धांत? सापेक्षता का। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? पूछा गया प्रश्न है, BPSC TRE 1 या 2 पूछा था शायद ये।
लेकिन गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो आपका एक जोड़ा है। ठीक है, टोटल अगर पूछे गुणसूत्र कितने हैं, तो आपका कितने जोड़े हैं, तो 23 जोड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पुरुषों में हीमोग्लोबिन का समान स्तर क्या है? पुरुष में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तो आपका 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर। महिला की बात करें तो 11 से 12 होना चाहिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, तो आपका यकृत में भंडारित होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका रेटिनॉल है। विटामिन बी ध्यान रखिएगा, विटामिन बी का 1 का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका थायमीन है। थायमीन, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। विटामिन बी 12 का कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन बी 12। अला जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, अभी आ गया प्रश्न, जिसमें कोबाल्ट होता है आपका क्या होता है, विटामिन बी 12 होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है, रासायनिक नाम बताइए, साइनो कोबालमिन। ठीक है, साइनो कोबालमिन इसका रासायनिक नाम होता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा एक बार। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो आपका होना चाहिए 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट विकसित होते हैं, तो लिम्फोसाइट यानी WBC, ये आपका अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपका 14 नवंबर। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ पे हुआ था, तो सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण, ये बीपीएससी अपने प्रीवियस ईयर में पूछा, तो ध्यान रखिएगा, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, जीवाणु की खोज किसने किया था, तो आपका एंटनी वान लिवेनहॉक ने। ठीक है, जीवाणु की खोज। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत की जाती है, तो आपका ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, हड्डियों की पढ़ाई। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो आपका 20 दांत जो है 2 बार। अगला, एक समान लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है, ये मानव नेत्र की बात हो रही है। मानव नेत्र में एक समान लेंस की जो है नाभिक दूरी कितनी होती है, तो आपका 2 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर। बीपीएससी TRE 1 में पूछा था, तो इसको ध्यान रखिएगा। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, आपका उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस होता है। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम आ चुका है प्रश्न, एस्कॉर्बिक अम्ल। निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है, तो आपका फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो आपका कशेरुक रज्जु में। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, अभी बताया था हीमोग्लोबिन में, तो आपका हो जाएगा आयरन। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसे डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहता है, डायलिसिस कहा जाता है। अपोहन इसी का नाम है हिंदी में। अला किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, तो आपका इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह रोग होता है। और इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो ये आपका अग्नाशय की बीटा कोशिका से इसका स्राव होता है। अग्नाशय से इसका स्राव होता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ब्लड शुगर को ये कंट्रोल करता है। अला किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो अधिकतम प्रोटीन आपका सोयाबीन में होता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है, तो आपका आयोडीन की कमी से आपका थायराइड ग्रंथि। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो एंटोनी लेबोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, अभी बताया था 7 होता है, यानी ये क्या हो गया, ये आपका उदासीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग में जो आपका प्रयोग होता है उसमें कौन सी गैस होती है, तो ऑक्सीजन होती है। और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है उसमें, एसिटिलीन और ऑक्सीजन का। अलग, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट कौन सा है, तो कपड़े साफ करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका सल्फोनेट। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। अगला, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, तो कॉपर सल्फेट को क्या कहता है, नीला थोथा कहा जाता है। और इसका सूत्र आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सूत्र। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो आपका CaSO4 × ½ होता है। ध्यान रखिए, यहाँ पे ½ होता है। ठीक है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अगला है, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल। कार की बैटरी में किसका प्रयोग जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4 का। अगला है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है, तो आपका पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक होती है। ठीक है, पोटेशियम। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर ये आपका आइसोप्रीन का बहुलक है। अगर पूछा है रबर जो है सर्वाधिक भारत में कहाँ पे होता है, तो केरल में होता है ये। चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है, तो आपका CO2 के द्वारा क्या हो जाता है, ये दुधिया हो जाता है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है, खाना बनाने में मुख्यतः मीथेन, इसमें आपका जो बायोगैस होता है उसमें पाया जाता है ये।
रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो रेडियम आपका पिच ब्लेंड से, ठीक है, पिच ब्लेंड से आपका रेडियम प्राप्त होता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो पानी बनता है, ठीक है। अगला, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो आपका इथाइल एल्कोहल बनता है, इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस गैस की मात्रा सबसे सॉरी हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है हवा में? 78% पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, लगभग 21% पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित दिखाता? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी टीआरई 1, 2 दोनों में प्रश्न बना ही है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग जो है अधिक विचलित होता है? तो ये आपका होता है कौन सा? बैगनी रंग। देखिए, जब श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में यह विभाजित हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा कौन सी विचलित होती है? तो ये आपका बैगनी। और सबसे कम पूछा जाए तो आपका लाल रंग, ठीक है। लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा, लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है और बैगनी का तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, अब हम पॉलिटी के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। इसमें आपका जो है 61 प्रश्न शामिल थे, किसके? साइंस के शामिल थे। तो उसमें इसके पहले हमने 71 और इसमें 61। अब हम किसके प्रश्न देखेंगे? पॉलिटी के प्रश्न देखते हैं, ठीक है। इसमें पहला है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान सभा को कब पारित किया गया था? तो आपका 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को ये जो संविधान सभा के द्वारा इसे अंगीकृत किया गया था। अगर पूछा जाए इसे पूर्णतः लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिवस से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़, अगर एक प्रश्न और कि इसको बनने में समय कितना लगा था संविधान को, ये पूछा गया प्रश्न है। तो आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके द्वारा हल किया जा सकता? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? तो आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी भारत का उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? पहली बार आपका कब किया गया था? पहली बार ये आपका 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था, पहली बार इसकी घोषणा की गई थी। और हम बात करते हैं आपातकाल की, तो कितने प्रकार के आपात हैं भारतीय संविधान में? तो आपका 3 प्रकार के। 352 की बात करते हैं, ये आपका किसमें क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 की बात करते हैं तो इसमें क्या है? आपका राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन है। उसके बाद 360 में क्या है? आपका 360 में आपका वित्तीय आपातकाल है, ठीक है, वित्तीय आपातकाल है। तो तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अला, भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो है स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, संविधान सभा की बात करते हैं, इसका गठन किसके अकॉर्डिंग हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग हुआ था, जो 1946 में आया था। कौन सा? कैबिनेट मिशन के तहत इसका गठन किया गया था। इसकी पहली बैठक ध्यान रखिए कब हुई थी? इसकी पहली बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। और इसमें जो पहली बैठक हुई थी, इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। और ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद आपका जो बैठक होती है 11 तारीख को, 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है, उसमें अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? तो आपका हो जाएगा आर्टिकल 143 में। अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 368 तो आपका संविधान संशोधन की शक्ति। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो ये अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अब पूछा जाए इस संविधान में कितने थे, अगर ऐसे प्रश्न बने कि संविधान में, मूल संविधान में कितने
मूल कर्तव्य थे, तो एक भी नहीं थे। इसे जोड़ा कब गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर। किस भाग में? भाग 4A में जोड़ा गया है। आर्टिकल पूछा जाए तो 51A में है। जब जोड़ा गया था तब 10 थे, वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में आपका 11 मूल कर्तव्य है। 11 मूल कर्तव्य है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। 11वां आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ये शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति को। अगला, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा अध्यक्ष के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो आपका 1951-52 में आपका पहला आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? तो सभी को पता होगा, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। अगला, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? अभी ये बताया था 352 के तहत करता है। अगला, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये तीनों शब्द आपका प्रस्तावना में जोड़े गए थे। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? इसे मिनी संविधान कहा जाता है, लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा? तो आपका राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कैग की बात कर रहा CAG। वर्तमान कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में CAG कौन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 21A में है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A में, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है उससे सौंपता है। हला, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। ये पूछा गया है कथन के रूप में। हला, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अनुच्छेद 40 1940 में क्या है? तो आपका ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है राज्यों को, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत के बाद अनुच्छेद 40 में क्या गया है? अनुच्छेद 40 किस में है? ये आपका DPSP में, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत में है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये DPSP आपके लिए। इससे अनुच्छेद हर एग्जाम में पूछा है। DPSP की बात करते हैं, कहाँ से लिया गया है? ये पूछा गया था 69 BPSC में। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भाग पूछे जाए तो भाग 4 में है। आर्टिकल पूछा जाए तो 36 से लेकर 51 में इसको शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो आपका लोकसभा अध्यक्ष देता है। कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में दिया है? तो आर्टिकल 110 में इसकी परिभाषा दी गई है। कोई विधेयक धन विधेयक होगा कि नहीं, इसका निर्णय आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक केवल लोकसभा में, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर जो है केवल लोकसभा में इसे पेश किया जा सकता है। धन विधेयक का राज्यसभा अपने पास कितने दिन के लिए रख सकती है? तो आपका मात्र 14 दिन के लिए रख सकती है। उसमें संशोधन नहीं कर सकती है, बस संशोधन की सिफारिश कर सकते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसमें सीमित अधिकार है राज्यसभा को। अगला है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आपका उपराष्ट्रपति के राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी बताया था सच्चिदानंद सिन्हा जो है क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में भी ये अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान किया गया है। और बात करते हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिन्हा थे। NK सिन्हा है, ठीक है, 15वें वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स रिलेटेड है ये, अरविंद पनगड़िया को बनाया गया। अरविंद पनगड़िया है 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 16 वित्त आयोग है आपका 2026 से, ठीक है, 2026 से ये अपना काम शुरू करेगा।
अगला 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। बहुत बार बता चुका हूं उसके बारे में। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ये आपका एक्ट था, ठीक है। इसके द्वारा जो है, इस एक्ट के द्वारा किसको? पंचायती राज को मान्यता प्रदान की गई थी। अगर पूछा जाए ये एक्ट लागू कब हुआ था, यानी पंचायती राज, तो आपका 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर पूछा जाए किस अनुसूची में शामिल किया गया था, तो 11वीं अनुसूची में से शामिल किया गया था। किसमें? 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसमें पूछा जाए कितने विषय हैं, तो इसमें 29 विषय हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश से ली गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। मौलिक अधिकार किसमें है? तो भाग 3 में अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल की बात करें 12 से लेकर 35 में, ठीक है। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में आपका 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले कितने थे? पहले आपका 7 थे। एक को हटा दिया गया। कौन सा? संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन? तो 44वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे हटा दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को। अब कितने हैं? तो वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से और ध्यान रखिएगा क्या लिया गया है? महाभियोग की प्रक्रिया भी यहां से लिया गया है। अगला है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष। अगर बात करते हैं राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, तो आपका 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आपका 69 बीपीएससी में पूछा गया है ये। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन। अगर पूछा जाए निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। 25 जनवरी 1950। इसलिए 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, इसलिए। अला भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? अभी बताया था 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया था। पूर्णतः 26 जनवरी को लागू किया गया था। 26 जनवरी। अला लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? आ गया प्रश्न ये, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। अला लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें नहीं थे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी डीपीएसपी में यह शामिल है, ठीक है। डीपीएसपी में यह शामिल है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। कल्याणकारी राज्य की यह बात करता है। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन अभी बताया था, तो आर्टिकल 356 में। 352 ध्यान रखिएगा, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में आपका क्या है? राष्ट्रपति शासन है। 360 में आपका क्या है? वित्तीय आपातकाल है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष कौन थे? तो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? इनके अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो राज्यसभा कहलाता है। पूछा जाता है कि संसद का निर्माण किससे होता है? कई बार पूछा गया प्रश्न ये। तो आपका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो संसद का। राष्ट्रपति ध्यान रखिए संसद का अभिन्न अंग होता है। ये राज्यसभा है, ये क्या है? आपका उच्च सदन कहा जाता है। और ये कैसा सदन होता है? अस्थाई सदन है। क्या है? अस्थाई। इसका विघटन नहीं किया सकता। लेकिन अगर पूछा जाए इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, उच्च सदन है। आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल ये 80 में है ये। उसके बाद हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा ये क्या आपका? निम्न सदन है। निम्न सदन है इसे। और इसके सदस्य, इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। यानी इसका विघटन किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए, अस्थायी कौन है? आपका राज्यसभा। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? तो इसका आर्टिकल 52 में है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? बता चुका हूं, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति आपका राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति जो होता है ये आपका संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान होता है, ध्यान रखिएगा। वास्तविक पूछा जाए तो प्रधानमंत्री होता है। अला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। मूल कर्तव्य आपका 51A में शामिल है। बता चुका हूं कहां से लिया गया है, ये आपका रूस के संविधान से लिया गया है और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। कितने अनुसूची हैं? तो 12। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी जी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं। अगर पूछा जाए वर्तमान में CEO कौन है? तो BBR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? प्रथम संशोधन आपका 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है, एक मिनट इसको देख लीजिए आप लोग, 1950 या 51, इसमें थोड़ा डाउट है मुझे, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किसमें है? तो आ गया प्रश्न, आर्टिकल 148 में है। अगला है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो आपका नागौर राजस्थान, नागौर राजस्थान, ध्यान रखिएगा। और बात करें उसके बाद कौन सा था? तो आपका आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था, आंध्र प्रदेश में। दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और इसका उद्घाटन किसने किया था? नागौर वाले का, इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था नागौर राजस्थान में। अगर पूछा जाए पंचायत राज को जो है त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय होना चाहिए, किसने कहा था? तो आपका किसने कहा था? बलवंत राय मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की बात कही थी। अला भारत में EVM का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो 1982 केरल के पारूल विधानसभा क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, 1982 के केरल के पारूल विधानसभा के क्षेत्र में पहली बार EVM का प्रयोग किया गया था। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किसमें किया गया है? तो आपका 10वीं अनुसूची, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दल बदल जो आपका संबंधित कानून है किसमें है? 10वीं अनुसूची में। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो आपका केंद्र राज्य संबंधों से है। राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? कभी नहीं, क्योंकि ये क्या है? अस्थायी सदन है। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग की गई थी, 1946 में इसका गठन हुआ था, बता चुका हूं उसके बारे में डिटेल से। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो लोकसभा आपका प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? अभी आया था प्रश्न, ये राष्ट्रपति में निहित होती है संघ की कार्यपालिका शक्ति। यदि संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो इसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो 60 दिन तक लगातार अगर कोई अनुपस्थित रहता है तो उसका पद क्या कर दिया जाता है? तो रिक्त कर दिया जाता है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243। कितनी है? 243। अगर पूछा जाए इसमें कितनी सीटें आरक्षित हैं SC और ST के लिए, तो इसमें 40 सीटें आरक्षित है। ये पॉइंट जान के, 40 सीटें, जिसमें आपका 38 SC के लिए है, 2 किसके लिए है? आपका ST के लिए। ये आपका हो गया विधानसभा। बिहार जो है आपका द्विसदनीय है। बात करें विधान परिषद, विधान परिषद भी यहाँ पे है। तो विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? तो आपका 75 सीटें हैं। 75 सीटें किसकी हैं? तो आपका विधान परिषद की हैं। और हम बात करते हैं लोकसभा की, कितनी सीटें यहाँ पे? 40 सीटें लोकसभा की हैं। और हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी? राज्यसभा की, राज्यसभा की 16 सीटें हैं। ये सब आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। हमने सारे प्रश्नों को कवर कर लिया है, बहुत कम समय में बहुत सारे प्रश्नों को कर लिया हम लोग, लगभग 200 करीब हमने प्रश्नों को किया है। तो इंपॉर्टेंट है, इसका PDF आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।